कभी सोचा है क्या हो अगर कोई कहानी आपको अच्छा महसूस कराने के लिए बनी ही ना हो। हम बात कर रहे हैं हितोशी इवाकी की दुनिया की। तो सवाल यही है, हितोशी इवायाकी का काम हमें इतना परेशान क्यों करता है, इतना बेचैन क्यों करता है, और साथ ही इतना लॉजिकल, इतना तर्कसंगत क्यों लगता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है उनके सफर की शुरुआत में। ये समझना जरूरी है कि वो आए कहाँ से और कैसे उनके बैकग्राउंड ने उनके काम को एक बिल्कुल ही अलग शक्ल दी। देखिए, ज़्यादातर मांगा आर्टिस्ट जो होते हैं वो किसी स्टूडियो में ट्रेनिंग लेते हैं, एक गुरु के अंडर काम सीखते हैं। पर इवाकी का रास्ता वो एकदम अलग था। वो एक आर्किटेक्ट की तरह थे, किसी ट्रेनी की तरह नहीं। उनकी पढ़ाई लिखाई लिबरल आर्ट्स में हुई थी और इसी वजह से उन्हें चीज़ों को एक बड़े, बहुत बड़े कैनवस पर देखने की आदत थी। और इसी अनोखे रास्ते ने उन्हें दी पूरी आज़ादी। जरा सोचिए, कोई पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं, मतलब उन्होंने अपने नियम खुद बनाए। वो ज्यादातर अकेले काम करते थे, तो उनकी कहानियों पर किसी और का असर नहीं पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ उनका अपना कंट्रोल था। और इसका नतीजा नतीजा ये है कि उनके काम इतने गहरे, इतने कॉम्प्लेक्स और हमें इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये तो हुई उनके बैकग्राउंड की बात। अब जरा उनके काम के अंदर झांकते हैं। वो कौन से उसूल हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो उनकी हर कहानी की बुनियाद में है। असल में इवाकी की पूरी दुनिया सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियमों पर टिकी है। पहला नियम, इंसान कोई खास नहीं है, वो बस इस प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा, यहाँ अच्छा और बुरा जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ बस ये देखा जाता है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी नियम, यहाँ किसी हैप्पी एंडिंग या सुकून देने वाले क्लाइमैक्स की उम्मीद लेकर मत आइएगा। तो आप देख रहे हैं, ये सोच आम मांगा या किसी भी कहानी से कितनी अलग है। ज्यादातर कहानियों में क्या होता है, इंसान हीरो होता है, कहानी का सेंटर होता है। लेकिन इवाकी की दुनिया में हम बस प्रकृति का एक हिस्सा है। जहां बाकी कहानियां अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाती हैं, इवाकी फंक्शन और डिसफंक्शन की बात करते हैं। और इसीलिए उनका काम हमें बेचैन करता है, क्योंकि वो कोई आसान, संतोष देने वाला जवाब नहीं देता। वो बस एक मुश्किल, असहज सच हमारे सामने रख देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पूरे करियर में, चाहे जॉनर कोई भी हो, इन्हीं उसूलों को बार बार इस्तेमाल किया है। आप उनके करियर पर नजर डालिए। 80 के दशक के आखिर में वो साइंस फिक्शन बना रहे थे, जैसे बोन साउंड, जिसमें आम जिंदगी में कुछ असाधारण घट जाता है। फिर 90 के दशक में आया पैरासाइट। यहां उनका फलसफा एकदम साफ हो गया। दुश्मन बुरे नहीं हैं, वो भी इकोलॉजी का एक हिस्सा हैं। 2000 के दशक में उन्होंने लैंड ऑफ द 7 जून्स जैसे काम किए, जो और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थे। और फिर 2003 से अब तक हिस्टोरी में वो यही लॉजिक इंसानी लालच और जंग पर लागू करते हैं, बिना किसी सुपरनैचुरल चीज के। मतलब साफ है ना? विषय बदलता रहता है, कभी एलियंस, कभी इतिहास, लेकिन देखने का नजरिया वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा इंसानियत को एक ठंडे, बाहरी ऑब्जर्वर की नज़र से ही देखते हैं। तो सवाल उठता है, इस एकदम अलग सोच का मांगा की दुनिया पर क्या असर हुआ? चलिए उनकी इस खामोश लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने मांगा इंडस्ट्री को एक चीज़ दी जिसे हम इवाकी इफेक्ट कह सकते हैं। ये क्या है? ये वो आइडिया है कि विलेन जो है वो बेवजह बुरा नहीं होता। उसके काम जो भले ही इंसानों को नुकसान पहुंचाएं, किसी दूसरे नज़रिए से, जैसे कि प्रकृति के नज़रिए से, पूरी तरह लॉजिकल हो सकते हैं। और पैरासाइट के बाद तो ये कॉन्सेप्ट मांगा में काफ़ी नॉर्मल हो गया। तो उनकी विरासत एक तरह से अनकही है, पर बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहानियों का फोकस इंसान से हटाकर पूरे सिस्टम पर कर दिया। उन्होंने दूसरे क्रिएटर्स को भी इकोलॉजी और बड़े-बड़े सिस्टेमिक थीम्स के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर किया। इसीलिए उनका जिक्र अक्सर अकीरा बनाने वाले कत्सुहिरो ओटोमो जैसे बड़े इनोवेटर्स के साथ होता है। सच कहें तो उनका काम एक विचार के जीवाश्म जैसा है, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा कीमती होता जाता। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, आखिर उनके काम में ऐसा क्या है जो हमें खींचता है? जवाब एक लाइन में है, असहजता की ईमानदारी। जी हाँ, यही उनके काम का सार है, अपने रीडर को अच्छा महसूस न कराने की ईमानदारी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इवाकी का काम हमें सुकून देने या दुनिया से भगाने के लिए नहीं है। नहीं, उनका मकसद है हमारे सामने एक सिचुएशन को इतने ठंडे, बेरहम लॉजिक के साथ पेश करना कि हम उसके नतीजों से जूझने के लिए मजबूर हो जाएं।
ये कोई आराम की चीज नहीं है, ये दिमाग के लिए एक चुनौती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का एक आसान, सीधा साधा जवाब चाहते हैं, वहां एक मुश्किल सवाल की क्या कीमत है? शायद हितोशी इवाकी का काम हमें यही दिखाता है कि एक मुश्किल सवाल की कीमत हजारों आसान जवाबों से कहीं ज्यादा होती है।